Academy English class. Today in this video we will learn about past indefinite tense और simple past tense. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग पास्ट टेंस के चारों फॉर्म को यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसको बनाने के क्या स्ट्रक्चर होते हैं. इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस में वर्ब की फॉर्म के द्वारा यह शो होता है कि जो हमारा कार्य हुआ होता है वो बीते समय में होता है, यानी भूतकाल में होता है. ठीक है, पास्ट टेंस में जो भी हमारा कार्य होता है वो वर्ब के फॉर्म के द्वारा ये शो होता है कि जो काम किया गया है या फिर जो काम हुआ है वो बीते समय में हुआ है. ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है. ऐसे वाक्यों के अंत में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं या वाक्य होते हैं उनके अंत में आ, या, ई, ए या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं. ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता था. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे ता के साथ था, थे, थी जुड़ा हुआ है. ठीक है, अगर था, थे, थी की जगह पे हैं आ जाएगा तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा. ठीक, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं. अगर सिंपल पास्ट टेंस की पहचान की बात की जाए तो उसकी पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ए या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी आए तो वो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. ठीक, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरी बहन ने खाना खाया. ठीक है, सीता ने गाना गाया, मोहन ने एक पत्र लिखा. तो ये सारे काम जो हैं, ये सारे जो सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है कि जो भी काम हुआ है वो बीते समय में हुआ है. ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है. इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का वो बहुत ही सिंपल होता है. इसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है जो कि सेकेंड फॉर्म में होता है. ठीक है, अब तक हम लोगों ने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है और थर्ड फॉर्म का और फोर्थ फॉर्म का भी यूज़ किए हैं. ठीक है, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है उसका भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड का पहली बार यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही यूज़ किया जाता है. ठीक, और किसी के साथ ये नहीं आता है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल होता है. अगर सेंटेंस में आया होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. देखिए, जैसे मेरी बहन ने खाना बनाया, नितिन ने एक कार खरीदी, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था. यहाँ पे देखिए जितने भी काम हुए हैं वो सब बीते हुए समय में हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जितने भी काम की बात की जा रही है, जैसे मेरी बहन ने खाना बनाया तो ये क्या है? ये पहले समय में यानी बीते हुए समय में वो खाना बना चुकी है, उसकी बात की जा रही है. यहाँ पे नितिन ने एक कार खरीदी. ठीक है, पहले ही वो उसने क्या किया है? एक कार खरीद चुका है, यानी उसने एक कार खरीदी. तो यहाँ पे देखिए जितने भी काम हुए हैं वो सारे काम जो है बीते हुए समय में हुए हैं, यानी भूतकाल में किया गया है. ठीक है, तो ये हमारा जितना भी सेंटेंस है ये किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है. और इसकी पहचान हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? आ होना चाहिए, या होना चाहिए, ई, या. यहाँ पे देखिए मेरी बहन ने खाना बनाया तो वाक्य के अंत में क्या आया हुआ है? या आया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? नितिन ने एक कार खरीदी तो यहाँ पे ई आया हुआ है. ठीक, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था, यहाँ पे ता के साथ था आया हुआ है. तो इसका मतलब ये सारे टेंसेस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. वैसे यहाँ पे देखिए या दिया हुआ है, या है, और यहाँ पे लिखा यानी आ गया. ठीक है, तो चलिए अब इन सारे टेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है, देखिए मेरी बहन ने खाना बनाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. किसी भी सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है. तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर मेरी बहन है तो आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए. क्या हो जाएगा? माई सिस्टर. मेरी बहन का हो जाएगा माई सिस्टर. उसके बाद हम लोग को लिखना है वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? बनाया. ठीक, यहाँ पे माई सिस्टर हो गया. अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
बब, यहाँ पे बब का कौन सा फॉर्म आना है, बब का सेकेंड फॉर्म आना है, तो कुक में हम लोग ईडी जोड़ देंगे। माई सिस्टर कुक, क्या बनाया, खाना, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट लिखा जाता है, जो कि यहाँ पे मेरी बहन क्या है, सब्जेक्ट है, और मेरी बहन का हो जाएगा माई सिस्टर। देन उसके बाद बब का सेकेंड फॉर्म हम लिखते हैं, तो यहाँ पे वर्ब हो गया कुक एंड सेकेंड फॉर्म है तो कुकड हो जाएगा। ठीक है, उस बात को ध्यान दीजिएगा। एंड बब के सेकेंड फॉर्म के बाद हम लोग को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो माई सिस्टर कुक्ड फूड। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नितिन ने एक कार खरीदी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नितिन, जो कि सब्जेक्ट है हमारा, लिख दीजिए नितिन। उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदी, तो यहाँ पे परचेज्ड भी हो सकता है और बॉट भी हो सकता है। ठीक है, परचेज का सेकेंड फॉर्म ईडी जोड़ देंगे हम लोग, परचेज्ड हो जाएगा। क्या खरीदी, अ कार, एक कार खरीदी। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया नितिन, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। गत वर्ष यानी बीते हुए साल में, यानी पिछले साल में, तो आई रहना का होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब आता है वो सेकेंड फॉर्म में आता है। ठीक है, आई लिव्ड, कहाँ रहता था, इस घर में, आई लिव्ड इन दिस हाउस, हाउस, गत वर्ष यानी लास्ट ईयर। ठीक है, वैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, उसने कल मुझे एक कलम दिया। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा उसने है यानी ही, उसके बाद वर्ब और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे देना या दिया क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो दिया होगा, तो यहाँ पे दिया हमारा वर्ब है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है। ठीक है, आप लोग वर्ब के फॉर्म को याद कर लेंगे। यहाँ पे देना है यानी दिया, किसी को पेन दिया, उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो दिया का ये जो दिया लिखा हुआ है वो किस में है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, और ये अपने फॉर्म में होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में होता तो देना होता, देना किसकी मीन्स होता है, गिव, एंड गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। ठीक, ही गिव मी अ पेन, क्या दिया, एक पेन दिया, ही गिव मी अ पेन, कब दिया, तो कल दिया, यानी यस्टरडे। यहाँ पे जब भी बात की जाएगी बीते हुए कल की ही बात की जाएगी, तो पास्ट टेंस में हमेशा यस्टरडे का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे टुमारो कभी नहीं आएगा, वो फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या पास्ट का कोई भी टेंस हो, पास्ट टेंस में हम लोग बीते हुए समय की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब भी आएगा यस्टरडे का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुषार ने एक उपन्यास लिखा। तो यहाँ पे तुषार हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और लिखना यहाँ पे वर्ब है हमारा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, और राइट, रोट, रिटेन, तो रोट हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म। तुषार रोट क्या लिखा, अ नोवेल, एक उपन्यास लिखा। ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बहुत ही इजी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं देखना होता है कि सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर के साथ क्या लगना है। यहाँ पे बस एक सिंपल सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, बस हमें यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लर्न करना होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें। तो आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नो हो गया, नॉट हो गया और नेवर हो गया, ये तीनों वर्ड हमारे नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा
कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें नेगेटिव का यूज़ किया गया, नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया हो, जिसमें नॉट आया हो या फिर नहीं आया हो, तो उसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है, ठीक है। डिड के साथ हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अब डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखिए, वह कल हॉकी नहीं खेला, यहाँ पे ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं का यूज़ किया गया है। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे। डिड सबके साथ लगेगा, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो या फिर आई, यू। यहाँ पे हमें ये नहीं चेक करना है कि सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में है या क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिड का यूज़ सारे सब्जेक्ट के किसी भी फॉर्म में, कोई भी सब्जेक्ट आए उसके साथ डिड ही लगाना है, ठीक है। देखिए, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डिड, उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे नहीं के लिए, ही डिड नॉट, और खेला यानी प्ले। यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं तो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना आके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ही डिड नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई भी फॉर्म हो या फिर सब्जेक्ट का कोई पर्सन हो, उसके साथ डिड का ही यूज़ करना है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है, मैं कभी देर से नहीं आया। जब कभी नहीं आता है, जब किसी सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो उसको हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग नेवर का यूज़ करते हैं और फिर से वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं आया रहेगा, ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग सेंटेंस में डिड का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक। लेकिन अगर सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं किया जाएगा, नेवर का यूज़ किया जाएगा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, ठीक है। इसको हम लोग पहले वाले पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मैं कभी देर से नहीं आया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो उसके लिए हम लोग आई लिखेंगे। आई के बाद हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नेवर, तो नेवर लिख दीजिए, आई नेवर। उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पे आया। आया का सेकेंड फॉर्म होगा कम, कैम। आई नेवर कैम, देर से नहीं आया तो लेट हो जाएगा, ठीक है। आई नेवर कैम लेट, क्या हो गया हमारा, मैं कभी देर से नहीं आया। कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज़ करते हैं, NEVER होता है, ठीक है। आई नेवर कैम लेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ नहीं आया हुआ है, ठीक है, कभी नहीं की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे और डिड का यूज़ करेंगे। नेवर का यूज़ हम लोग सिर्फ कभी नहीं के लिए करते हैं, और जब नेवर का यूज़ करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, और जब डिड का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कों ने, तो बॉयज़ क्या नहीं किया, याद नहीं किया, तो बॉयज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। बॉयज़ डिड नॉट लर्न, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या नहीं याद किया, अपना पाठ, तो दियर लेसन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो बॉयज़ हो जाएगा। चूँकि हमारा जो वर्ब है, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग एस लगाएंगे, बॉयज़, और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो, चाहे प्लूरल में हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिड का ही यूज करना है, ठीक है।
तो डिड के बाद नहीं आया है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट का यूज़ करेंगे, बॉयज़ डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे लर्न, याद किया। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, याद करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब सेंटेंस में हम लोग डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद अपना पार्ट तो दियर लेसन, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे जब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाती है या फिर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके साथ हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारा सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, नेवर का यूज़ किया जाए, तो हम लोग उसको पास्ट सिंपल की तरह ही बनाते हैं और वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। उसको बनाने के क्या रूल होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से बनाते हैं। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड ही होता है, इसमें भी हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट टेंस का, उसको दो तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, जब हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर क्या जो है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, अगर वो सेंटेंस में पहले आए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या तुम स्कूल गए, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है वो सेंटेंस में सबसे पहले आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस पहले वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या की मीनिंग को नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्या वर्ड लिखा हुआ है हम लोग इसकी मीनिंग को नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधे हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को लिखा जाता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक। जो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। बाकी नेगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए, इन सब के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर क्या, जो क्वेश्चन वर्ड क्या है वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड को सबसे पहले लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आए, जैसे राम कब लौट कर आया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कब है, ठीक है। जो प्रश्नसूचक शब्द बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो हमारा कब है, जो कि क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है। तो हम लोग इसको सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तब हम लोग इसको बनाते समय क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, देन उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम स्कूल गए, तो यहाँ पे क्या वर्ड हमारा पहले आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या की मीनिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सीधे किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड से बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, सबसे पहले हम डिड को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, डिड यू। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जाना, और चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो गए हो गया, तो डिड यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है गो टू, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने की बात की जा रही है, स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड यू गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम कब लौट कर आएगा। यहाँ पे जो हमारा प्रश्नसूचक शब्द है या फिर क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, कब यानी व्हेन। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, व्हेन के बाद हमारा डिड आएगा, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट राम है, व्हेन डिड राम, और लौट कर आना यानी रिटर्न, का फर्स्ट फॉर्म रिटर्न ही होता है, ठीक है। व्हेन डिड राम रिटर्न। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या वर्ड क्या है, सेंटेंस में पहले आया हुआ है तो हम लोग इसको नहीं बनाएंगे।
हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी डिड ही, और यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ा, तो पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म रिड होता है, डिड ही रिड, किस चीज़ को पढ़ने की बात की जा रही है, तुम्हारा पत्र यानी योर लेटर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डिड ही रिड योर लेटर, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर क्या वर्ड हमारा सेंटेंस के पहले आएगा तब कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर हो गया, और अगर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो कैसे बनाया जाएगा उसका हो गया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे हाउ मच हो गया, हाउ मच, हाउ मेनी और हुज, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि अपने साथ जब ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये अपने से रिलेटेड नाउन के साथ लिखे जाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में है कितने लड़के, तो यहाँ पे जब हम लोग हाउ मच या हाउ मेनी का यूज करेंगे तो उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन, यहाँ पे कितने से रिलेटेड नाउन क्या है, लड़के, तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा लड़के हैं, ऐसे अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब क्वेश्चन वर्ड कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आता था तो पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते थे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते थे, फिर वर्ब लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जब कितने, यहाँ पे कितने वर्ड हमारा क्या है, ये हमारा प्रश्नसूचक शब्द है यानी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसको जब हम लोग बनाते समय सेंटेंस में लिखेंगे तो ये अपने साथ अपने रिलेटेड नाउन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ पहले उसके नाउन को लिखेंगे, उसके बाद डिड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो इसको बनाइए, यहाँ पे कितने लड़के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी का यूज़ किया जाएगा, हाउ मेनी, ठीक, हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद अब हम लोग यहाँ पे डिड का यूज़ नहीं करेंगे, डिड लिखने से पहले हम लोग इससे जो रिलेटेड नाउन है यानी लड़के हैं उसको साथ में लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज़, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज़ डिड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कक्षा में नहीं आए, हाउ मेनी बॉयज़ डिड, नहीं भी आया हुआ है तो हम लोग वर्ब से पहले नॉट का यूज़ करेंगे, हाउ मेनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास, ये बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया। अब यहाँ पे भी जो है हमारा कितना क्वेश्चन वर्ड आया है, ठीक है, और तो इसको भी जब हम लोग लिखेंगे तो इसके साथ इसके रिलेटेड नाउन यानी मिल्क को भी लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच, देखिए हाउ मेनी मीन्स भी कितना या कितने होते हैं, और हाउ मच मीन्स भी कितना या कितने होते हैं, लेकिन हम लोग को कब हाउ मेनी का यूज़ करते हैं और कब हाउ मच का यूज़ करते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम लोग हाउ मच का यूज़ करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, और जो हाउ मेनी होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसको ये काउंट किया जा सके, जैसे यहाँ पे देखिए कितने लड़के था, ठीक है, यहाँ पे लड़के क्या है, काउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, मिल्क है, मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच, और हाउ मच के साथ इससे रिलेटेड नाउन यानी मिल्क इसके साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है, हाउ मच मिल्क। इसके बाद हम लोग डिड का यूज़ करेंगे, हाउ मच मिल्क डिड उस बच्चे ने, तो दैट
दैट चाइल्ड, यहाँ पे फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीना है, हाउ मच मिल्क डिड दैट चाइल्ड ड्रिंक, ये हो गया। ठीक है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, तो हाउ मच मिल्क डिड दैट चाइल्ड ड्रिंक। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के पहले आएगा तो हम लोग क्या की मीनिंग नहीं बनाते हैं, हम लोग फिर उस सेंटेंस को सीधे हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का किया जाता है। ठीक है, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखा जाता है, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल थर्ड एंड फोर्थ में अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड हाउ मच है, हाउ मैनी है या फिर हुज है, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है तो वो अपने साथ अपने रिलेटेड नाउन के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड है और इसके साथ नाउन बॉयज़ आया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड नाउन क्या है, बॉयज़ जो है उसके साथ ही लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई निगेटिव वर्ड नॉट आ जाए, जैसे यहाँ पे ही है, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा लिख जाए, क्या उसने तुम्हारा पत्र, यहाँ पे हम लोग नहीं को ऐड कर दे तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले हम लोग को नॉट लगा देना है। ठीक है, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा नेगेटिव वर्ड भी आ जाए, नॉट भी आ जाए, नहीं भी आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट को लगा देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उसको बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सब कुछ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।